एक एटम बम जब फटता है तो अगले 3 सेकंड्स तक उस जगह का टेम्परेचर तकरीबन 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हर चीज पिघलने लगती है, कहां तक तबाही फैलती है और इसके कितने मजीद खतरनाक असरात होते हैं, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन हमारे कुछ सवाल बाकी थे कि ये एटम बम बनता कैसे है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो इतना खतरनाक होता है, आखिर इसको बनाने की वजह क्या थी। इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब डिस्कस करेंगे। एटम बम को वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि 1939 से 1945 के दौरान इजाद किया गया था और इसको बनाने की वजह यह थी कि अमेरिका को यह डर था कि जर्मनी जिस तरह बहुत सारे मुल्कों पर हमले कर रहा है, उसे डर था कि जर्मनी किसी खतरनाक टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है और शायद ये एटम बम के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। इसलिए अमेरिका ने जर्मनी से पहले ही एटम बम बनाने पर तहकीक शुरू कर दी और सिर्फ 5 साल से भी कम अरसे में इसे इजाद कर डाला। अब इसको इजाद करने में और भी कई बड़े साइंसदानों ने हिस्सा लिया था, लेकिन जिस साइंसदान को इसका मेन क्रेडिट दिया जाता है उसका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर। यानी आप यूं कह सकते हैं कि एटम बम को इजाद करने वाला मेन शख्स यही था। एटम बम को बनाने में किन किन साइंसदानों ने क्या कारनामे किए, अगर मैं उनकी हिस्ट्री भी यहाँ डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उन साइंसदानों की हिस्ट्री में जाने के बजाय एटम बम पर ही फोकस रखेंगे। पहले ये समझ लें कि एटम होता क्या है। इसको हम एक मिसाल से समझ सकते हैं कि आप एक पत्थर लें, उस पत्थर के आप कई टुकड़े करें और फिर उन टुकड़ों के भी कई टुकड़े करें और फिर टुकड़े करते करते इतना पीस दें कि उससे एक वक्त आएगा पाउडर बन जाएगा और उस पाउडर में जो जर्रात हैं वो आपको बहुत मुश्किल से नजर आएंगे। उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप उठाना पड़ेगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप इस पाउडर को भी मजीद पीस दें, तब आप कहेंगे कि यार ये अब मजीद नहीं पीस सकता, ये एंड हो चुका है, ये जर्रात इतने बारीक हैं कि अब इसे मजीद टुकड़े नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक जर्रा जो माइक्रोस्कोप से नजर आ रहा है मैं उसे कैसे मजीद बारीक करूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जर्रे आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं ये जर्रे मजीद भी टूट सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप से नजर आने वाले इस जर्रे को भी जब आप तोड़ते चले जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो जो मजीद जर्रे बनेंगे वो माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आएंगे, यानी दुनिया के किसी ताकतवर तरीन माइक्रोस्कोप से भी आप उसे देख नहीं सकेंगे। तो जब ये जर्रा इतनी बारीक हालत में चला जाए तब ये एक ऐसी हद में चला जाता है कि जिसके बाद ये मजीद नहीं टूटता, यानी इसे तोड़ने के लिए फिर एक खास टेक्निक चाहिए होती है। यानी ये टूटते टूटते आखिरी हद को पहुंच चुका होता है और इस आखिरी हद को यानी इस आखिरी जर्रे को हम एटम कहते हैं। अब जमीन पर हर चीज इन्हीं जर्रात से मिलकर बनी है, यानी खरबों जर्रात मिलकर एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक जर्रा बनाते हैं और फिर इन खरबों जर्रात को जब एक साथ जमा किया जाए तो हमें चीनी का एक टुकड़े बराबर दाना दिखता है। आप अंदाजा लगाएं कि पानी के सिर्फ एक बूंद यानी एक कतरे में भी खरबों के हिसाब से एटम के मॉलिक्यूल्स यानी एटमी जर्रात होते हैं और पानी में 2 किस्म के एटम्स पाए जाते हैं, जिनमें से हर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम कितना छोटा होता है। इसे आम इंसानी आंख से देखना या किसी बड़े माइक्रोस्कोप से भी देखना मुमकिन नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी कि एटम क्या होता है। लेकिन अगर हम सवाल करें कि जो इतना बारीक जर्रा होता है यानी ये जो एटम होता है, क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, और अगर इसे तोड़ा जा सकता है तो वो कौन सा तरीका है जो इस एटम को भी तोड़ सकता है, और अगर इसे तोड़ा जाए तो फिर क्या होगा। लेकिन ये इतना बारीक होता है कि इसे आप किसी हथौड़े से या किसी ऐसी चीज से तो तोड़ सकते नहीं। अब इसको तोड़ने से पहले हमें यह जानना होता है कि इसमें क्या चीजें मौजूद हैं। साइंसदानों ने मुख्तलिफ साइंसी तरीकों से यह मालूम किया कि इस एटमी जर्रे में भी 3 किस्म की चीजें मौजूद होती हैं, यानी 3 किस्म के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एक एटम के बिल्कुल बीच में 2 किस्म के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो एक साथ होते हैं और इन दोनों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है और ये दोनों पार्टिकल इस जर्रे के बिल्कुल बीच में होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लियस भी कहा जाता है। अब एटम के अंदर तीसरे किस्म के जो पार्टिकल्स हैं वो इस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जो बादल की शक्ल में इसके गिर्द घूमते हैं। अब इस पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होता है और एटम के बीच में जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो अगर आप इस एटम को तोड़ते हैं तो एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, यानी एक शोला भड़कता है, एक रोशनी फैलती है और ये एटम टूटने के बाद मजीद छोटे एटम्स में तब्दील हो जाता है। लेकिन हमारा सवाल यह था कि आखिर इसको तोड़ा कैसे जाए, इस इतने बारीक जर्रे को तोड़ने के लिए क्या किया जाए। अब इसको तोड़ने का तरीका भी साइंसदानों ने यह मालूम किया कि अगर हम इन एटम्स पर बाहर की तरफ से न्यूट्रॉन्स की फायरिंग करें, यानी इनसे न्यूट्रॉन्स को बहुत तेजी से टकराएं, तो ये एटम सीधा जाकर एटम के बीच यानी न्यूक्लियस पर लगते हैं, जिसकी वजह से ये एटम मजीद टूटते हैं। तो जब हम न्यूट्रॉन की फायरिंग करके एक एटम भी तोड़ते हैं तो उससे एक शोला भड़कता है, एनर्जी निकलती है। तो अगर हम लाखों करोड़ों एटम्स को न्यूट्रॉन की फायरिंग करके एक साथ तोड़ेंगे तो जाहिर है उससे ज्यादा रोशनी बनेगी, ज्यादा एनर्जी बनेगी। अब इतनी बड़ी एनर्जी बनाने के लिए जाहिर सी बात है हमें बहुत ज्यादा तादाद में न्यूट्रॉन्स चाहिए होंगे। अब शुरू में साइंसदानों ने एटम को तोड़ने का तरीका तो पहचान लिया, लेकिन अगर एक एटम बम बनाना हो तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन्स को ही फायर करने की कोशिश की जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी तादाद में न्यूट्रॉन्स चाहिए होंगे और
इतनी बड़ी तादाद में न्यूट्रॉन्स कहां से लाए जाएंगे। सो साइंसदानों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ लें कि जिसमें किसी एक एटम को चिंगारी दी जाए और बाकी एटम भी उसके साथ ही भड़कते चले जाएं। यानी बेसिकली साइंसदान चेन रिएक्शन ढूंढ रहे थे। जैसे आपने देखा होगा पूरे जंगल में अगर दरख्तों को आग लगानी हो तो एक दरख्त को ही आग लगा दी जाती है, जिससे बाकी दरख्तों पर आग फैलती चली जाती है। सो साइंसदानों को इस तरह का चेन रिएक्शन चाहिए था और फिर कुछ अरसे बाद साइंसदानों ने इसका हल भी ढूंढ लिया। साइंसदानों को यह तो मालूम था कि एटम के अंदर भी न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। सो जब हम बाहर से उन एटम्स पर न्यूट्रॉन की फायरिंग करते हैं तो एटम से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स को भी हमें इस्तेमाल में लाना चाहिए। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक एटम को तोड़ने के बाद उससे जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए बाकी एटम्स को तोड़ सकते हैं, और ये जो एटम टूटेंगे इनसे निकलने वाले न्यूट्रॉन्स बाकी एटम्स को तोड़ेंगे और फिर उनसे भी जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे वो बाकियों को तोड़ते हुए एक साइकिल बनाएंगे और फिर सेकंडों में खरबों की तादाद में हम एटम्स तोड़ सकते हैं। साइंसदानों ने इस पर भी तजुर्बा किया और यह तजुर्बा कामयाब हुआ। सेकंडों में खरबों की तादाद में जो एटम्स टूटे उससे बहुत ज्यादा एनर्जी बनी। सो एटम बम में इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाता है। यानी एटम बम में न्यूट्रॉन्स की फायरिंग सिर्फ एक बार की जाती है, उसके बाद इन एटमों से निकलने वाले न्यूट्रॉन खुद ही चिंगारी भड़काते हैं और बाकी एटम्स को भी तोड़ते तोड़ते सेकंडों में बेतहाशा एनर्जी फैलाते हैं, जिससे इतनी ज्यादा हीट और इतनी एनर्जी बनती है कि सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर सकती है। लेकिन अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि जापान पर जो एटम बम फेंके गए थे, यानी हिरोशिमा पर जो पहला एटम बम फेंका गया था उसमें यूरेनियम इस्तेमाल हुई थी। आप सोचेंगे कि यार ये यूरेनियम क्या चीज है और इसे ही क्यों इस्तेमाल किया गया। जब हम किसी भी चीज के एटम्स को तोड़कर उससे एनर्जी ले सकते हैं तो यूरेनियम ही को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यूरेनियम और प्लूटोनियम ये दोनों धातें लोहे की तरह या फिर सिल्वर की तरह की धातें हैं, यानी ये भी मेटल है, लेकिन इनकी खासियत यह है कि इनका फिजन करना आसान है, यानी इनके एटमों को तोड़ना आसान है। और दूसरी बात यह है कि इसमें फिजन यानी एटमों को मुसलसल तोड़ना और उसको रोकना भी आसान है। इसके मुकाबले में बाकी धातुओं के जो एटम्स हैं उनके एटमों को एक तो तोड़ना मुश्किल है और अगर टूटना शुरू हो जाए तो उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसके मुकाबले में यूरेनियम और प्लूटोनियम ये ऐसी धातें हैं कि इनके एटमों को तोड़ना आसान भी है और इनको कंट्रोल तरीके से इनकी फिजन को रोकना भी आसान है। और इसकी एक वजह यह भी है कि ये बहुत तापकार यानी रेडियो एक्टिव भी है। सो अपनी इन क्वालिटीज की वजह से ये काफी महंगा भी है। अब जब एटम बम में यूरेनियम पर न्यूट्रॉन्स की फायरिंग की जाती है तो जब यूरेनियम का एटम टूटता है उससे 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन्स निकलकर बाकी एटमों को तोड़ते हैं और जिस एटम को ये तोड़ते हैं उनमें से मजीद 3 न्यूट्रॉन्स निकलकर बाकी एटमों को तोड़ते चले जाते हैं और फिर कुछ ही सेकंड्स में ये बहुत तेजी से एक चेन साइकिल बनाते हुए बेतहाशा तबाही और एनर्जी फैलाते हैं। यहाँ पर आपको एक हैरत की बात ये भी बताऊं कि हिरोशिमा पर जो एटम बम फेंका गया था उसमें 64 किलो यूरेनियम तो इस्तेमाल हुई थी, लेकिन उस 64 किलो यूरेनियम में से सिर्फ 1.09% एटम से ही एनर्जी बनी। यूं समझिए कि एक बड़ी रोटी में से सिर्फ एक निवाला भी नहीं खाया गया, लेकिन उसके बावजूद इसने इतनी ज्यादा एनर्जी बनाई, इतनी ज्यादा तबाही फैलाई और नुकसान भी पहुंचाया। अब आज के दौर के एटम बम में ये क्वालिटी रखी गई है कि ये ज्यादा तादाद में न्यूट्रॉन्स फायर कर सकता है और ज्यादा तादाद में एटम्स की फिजन कर सकता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि आज के दौर का एटम बम काफी ताकतवर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज के दौर के एटम बम में बहुत ज्यादा तादाद में प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम डाला जाता है, बल्कि अब भी उतना ही यूरेनियम डाला जाता है, लेकिन अब एटमों की ज्यादा तादाद को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यही वजह है कि आज के दौर का एटम बम पुराने दौर के एटम बम से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है, क्योंकि आज के दौर का एटम बम ज्यादा फ्यूल को जला सकता है, ज्यादा फ्यूल से एनर्जी बना सकता है। अब आते हैं इस सवाल पे कि यार इस टेक्नोलॉजी से हमें कोई फायदा भी है, तो आपको बता दूं कि हाँ, इससे फायदा है और फायदा ये है कि हम इससे बिजली भी बना सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी हम इससे बना सकते हैं। और न्यूक्लियर फिजन से बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं, जहां पर यूरेनियम को फ्यूल के तौर पर इस तरह जमा किया जाता है कि कंट्रोल फिजन रिएक्शन किया जा सके, यानी एटमों को तोड़ा जा सके और इन एटमों के टूटने से जो एनर्जी बनती है, यानी जो हीट बनती है, उस हीट के जरिए से जनरेटर चलाने के लिए टरबाइन को घुमाया जाता है और फिर यूं इससे बिजली पैदा होती है और ये बहुत सस्ती बिजली भी है। लेकिन मसला यह है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली काफी सस्ती है, अलबत्ता इसको बिल्ड करना यानी इसको बनाना काफी मुश्किल है और इस पर काफी खर्चा आता है। इसलिए बहुत कम मुल्क ऐसे हैं कि जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए बिजली बनाई जाती है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने इसके फायदे की भी बात कर ली, हमने ये भी समझ लिया कि एटम क्या होता है, लेकिन अब इस सवाल पे आते हैं कि अगर एक एटम बम फटता है तो उससे बचा कैसे जाए, क्या उससे हम महफूज रह सकते हैं? क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको जिस तरह इसके खतरात और इसके खतरनाक होने के बारे में बताया था, तो यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि यार इससे बचने का कोई तरीका भी है या नहीं। तो आपको बता दूं कि शुरू में इससे बचने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन फिर साइंसदानों ने इससे बचने के लिए शेल्टर्स बनाए। ये शेल्टर जमीन के अंदर काफी गहराई में बनाए जाते हैं। ये शेल्टर इतने मजबूत होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वजन को भी बर्दाश्त कर सकते हैं और इनमें रहने के लिए कई महीनों की खुराक रखी जाती है। इसमें
ऑक्सीजन का इंतजाम भी किया जाता है और काफी सहूलियात रखी जाती हैं। लेकिन जमीन के ऊपरी हिस्से में आप जितना मजबूत घर बना लें, जो भी बना लें, वो तबाह हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि इन हालात में भी मुल्क के सिर्फ बड़े बड़े लोग यानी जो खास लोग हैं उन्हें ही फौरी तौर पर इन बंकर्स की तरफ ले जाया जाता है। यानी आम बंदा तो बचेगा ही नहीं, वो तो मर जाएगा। अलबत्ता मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी बता दूं कि अब ये शेल्टर्स या ये बंकर्स भी महफूज नहीं है, क्योंकि साइंसदानों का कहना है कि आज के दौर का एटम बम जितना खतरनाक है, जितनी एनर्जी और हीट ये पैदा करता है और जितनी शिद्दत इसमें मौजूद है, तो अब जमीन के अंदर मौजूद बंकर्स या शेल्टर भी इसकी रेडिएशन से और इसके असरात से महफूज नहीं रह सकते। इसलिए बड़े अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि एटमी हमले के बाद आपका बचना मुश्किल हो जाता है। ये मुमकिन नहीं है कि आप उसमें बच निकलें। और इसके इतने ज्यादा खतरनाक होने की वजह से ही आलमी कानून में एटम बम से रिलेटेड बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं ताकि जमीन पर जिंदगी को महफूज रखा जा सके। इस वक्त दुनिया के 9 मुल्कों के पास एटमी हथियार मौजूद हैं, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, रूस, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल है। अब इन 9 मुल्कों में हर मुल्क के पास कितने कितने एटम बम्स हैं ये तो किसी को इतना मालूम नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है कि इन तमाम मुल्कों के पास कुल मिलाकर तकरीबन 13,000 एटम बम्स मौजूद हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज के दौर में बाकी मुल्क एटम बम्स क्यों नहीं बना सकते या उनके पास एटम बम्स क्यों मौजूद नहीं है, तो आपको बता दूं कि आज के दौर में एटम बम बनाना किसी मुल्क के लिए इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आलमी कानून के मुताबिक किसी भी मुल्क को बिला वजह इतने खतरनाक हथियार को बनाना और उसे अपने मुल्क में रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये खतरनाक हथियार जमीन पर जिंदगी के लिए खतरा है। इसलिए अब जिन मुल्कों ने एटम बम्स बनाए भी हैं, तो अब उन्हें इस खतरनाक तरीन हथियार की हिफाजत करने पर भी सख्ती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। Испытание особо мощного водородного заряда, имеющего ряд новых конструктивных особенностей, подтвердило, что Советский Союз имеет в своем распоряжении